बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान एडवेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 जंतुओं में के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? नंबर 1, सभी जंतु केवल अंडे ही देते हैं। नंबर 2, सभी जंतु केवल बच्चे ही देते हैं। नंबर 3, कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। अब इसमें ए केवल कथन 1, बी केवल कथन 2, सी केवल कथन 3, डी कथन 1, 2 व 3 तीनों। तो इसमें कथन 3 सही है कि कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। नंबर 2, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। जरायुज यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सही है क्योंकि बी ऑप्शन में मेंढक अंडे देता है, सी में मछली, मेंढक, मगरमच्छ सब अंडे देते हैं, डी में जेलीफिश मछली अंडे देती हैं, इसलिए जरायुज वाला समूह ए है, गाय, कुत्ता और बिल्ली। नंबर 3, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि नंबर 1, अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। नंबर 2, जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं। नंबर 3, अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। सही कथनों का चयन करिए। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन कथन 1, 2 व 3 वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 4, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। यह अंडे किस जानवर के थे? तो जेली की परत वाले अंडे मेंढक के होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नंबर 5, परकनली शिशु का विकास होता है। तो परकनली शिशु का विकास माता के शरीर में होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शब्द है निषेचन, जरायुज, मेंढक, लैंगिक, अमीबा, मुर्गी। नंबर 1, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है जनन कहलाता है। तो ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं और उनका संलयन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है, इसलिए इसका उत्तर है लैंगिक। नंबर 2, द्विखंडन द्वारा जनन में होता है, तो द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। नंबर 3, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जंतु कहलाते हैं, तो जो शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। नंबर 4, युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया कहलाती है, तो युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, इसलिए इसका उत्तर है निषेचन। नंबर 5, बाह्य निषेचन में होता है, तो बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? उत्तर, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। प्रश्न 4, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंडप्रजक। मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? तो उपरोक्त में से चमगादड़ जरायुज एवं मधुमक्खी व मकड़ी अंडप्रजक जीव हैं। प्रश्न 5, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते,
फिर भी वह पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं। ऐसा किस प्रकार होता है? मेंढक के अंडों के ऊपर जेली की एक परत होती है जो उन्हें पानी के भीतर सुरक्षित रखती है। प्रश्न 6, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, अपने समान संतान को जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जंतुओं में जनन की दो विधियां होती है, एक लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। प्रश्न 7, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, किंतु अमीबा में एकल जनक कोशिका दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, अतः यह अलैंगिक जनन है। क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? उत्तर, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, परंतु उनके सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते, क्योंकि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं एवं जल के अन्य जंतु भी इनके अंडों का भोजन करते हैं। इसलिए इनका सैकड़ों संख्या में अंडे देना आवश्यक है ताकि कुछ अंडों में निषेचन हो सके, जबकि मुर्गी के अंडे के साथ ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए वह एक ही अंडा देती है। प्रश्न 9, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। उत्तर, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो एक दिन इस पृथ्वी पर से सजीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 10, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। उत्तर, लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। उदाहरण, लैंगिक जनन मनुष्य, अलैंगिक जनन अमीबा। प्रश्न 11, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? समझाइए। उत्तर, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, जबकि मेंढक वर्षा ऋतु में पोखर या तालाब में सैकड़ों अंडे देती है, जिस पर नर अपने शुक्राणु छोड़ता है। इस तरह मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक के अंडों पर कठोर कवच नहीं होता, यह बहुत कोमल होते हैं, जिन पर जेली की एक परत इन अंडों को एक साथ एवं सुरक्षित रखती है। प्रश्न 12, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों? उत्तर, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क जंतु से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनमें तीव्र और चरम शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उनका यह रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। मेंढक का जीवन अंडे से प्रारंभ होता है, उसके बाद अंडा लार्वा में व लार्वा टेडपोल में बदल जाता है एवं तीसरे चरण में
टेडपोल वयस्क मेंढक में विकसित हो जाता है। नहीं, मनुष्य में कायांतरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि नवजात शिशु में जन्म के समय से ही वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। ए. हाइड्रा में मुकुलन। तो यह हाइड्रा में मुकुलन का चित्र है। उत्तर, हाइड्रा के शरीर में कोशिकाओं के बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अंततः जनक के शरीर से अलग होकर वयस्क हो जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहा जाता है। बी. अमीबा में द्विखंडन। ये अमीबा में द्विखंडन का चित्र है। अमीबा एक कोशिक जीव है, जिसमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। प्रश्न 14 शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। उत्तर, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। नंबर 2, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। प्रश्न 15 अंतर लिखिए। अ. युग्मनज और गर्भ। उत्तर, युग्मनज एक निषेचित अंडाणु होता है जो आगे भ्रूण में विकसित होता है, जबकि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ब. जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। उत्तर, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता। जो जंतु अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, मुर्गी आदि। प्रोजेक्ट 1, अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। अ. तो क्रमांक जंतुओं के नाम जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। तो गाय, बकरी, भैंस, भेड़, मनुष्य, ये सब जरायुज जंतु हैं। और मछली, मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली ये अंडप्रजक जंतु है। ब. हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये हाइड्रा में मुकुलन का चित्र है और ये अमीबा में द्विखंडन का। प्रोजेक्ट 2, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधों में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो दिवसों की संख्या और लगाई गई कलम में आए परिवर्तन। तो 5 दिवस कोई परिवर्तन नहीं। 15 दिवस नई पत्तियां निकलने लगी है। 30 दिवस नई पत्तियां एवं कलम की लंबाई में वृद्धि। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।